हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एक बार फिर से जल संसाधन के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारी बातें जल संसाधन के बारे में किया था, यानी कि जल के बारे में किया था। हम सभी को पता है कि जल हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी नज़रिए को देखते हुए हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में ये चैप्टर डाला हुआ है, जल संसाधन। अब देखो, चैप्टर जो है सिर्फ इसमें यानी कि हमारी बुक में इसलिए नहीं डाला हुआ है कि हमको पढ़ करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आने, बल्कि जल की अहमियत को भी समझना है, जल के बारे में भी समझना है, जल बचाना क्यों जरूरी है। ये सब बातें हम पीछे के क्लास में कुछ कर चुके हैं। अब यहाँ पर फाइनली हमको देखना क्या है, जरा इसकी हम बात कर ले। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है बातें देखने के लिए, उसके बारे में देख लो। जल के वितरण के बारे में हम बात कर रहे थे, मतलब कहाँ कहाँ पर कितना कितना जल हमारे पास है और किस हिसाब से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। देखो, एक घन मीटर की बात करेंगे ना, एक घन मीटर में हमारा हो जाता है 1000 लीटर। कितना? 1000 लीटर हो जाता है। एक घन मीटर में 1000 लीटर जल हमको होता है। तो यहाँ पर 443.9 अरब घन मीटर भारत में भूमिगत जल के रूप में, यानी कि भूमि के अंदर में पाया जाता है। अच्छा, भूमि के अंदर जो है जल कहाँ से आता है? भूमि के अंदर जल जो है ना, वो वर्षा से ही आता है, या अलग अलग स्रोत जो होते हैं जल के, जैसे नदी में होगा, तालाब में होगा, झील में होगा। यहाँ पानी कहाँ से आएगा? यहाँ नदी, तालाब, झील में पानी वर्षा से आएगा, और वर्षा वाला जल ही भूमि के अंदर भी जाता है। यानी कि 443.9 अरब घन मीटर जो जल है वो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है, उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? वर्षा से ही होती है। तो कुल मिला के देखेंगे, हम उपयोग लायक जल का जो मुख्य स्रोत है ना, वो क्या है? हमारा वर्षा जल ही है। इसलिए वर्षा हम लोग यहाँ हमारे लिए जल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखो, भारत का कुल भूमिगत जल का 19%, यानी कि जितना भारत में, अभी बताओ भारत में कितना भूमिगत जल है? अभी बताए 443.9 अरब घन मीटर जल भूमिगत जल के रूप में, यानी कि पृथ्वी के अंदर में है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो उत्तर प्रदेश में ही कितना प्रतिशत? 19%। यानी कि इस जल का 443.9 जो है ना, इस जल का 19% कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस नज़रिए से उत्तर प्रदेश तो काफ़ी धनी राज्य हो गया जल के अनुसार से। नेक्स्ट देख लो, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी भूमिगत जल की अपार संभावना है, यानी कि भूमिगत जल वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। आगे देख लो हमारा जल संसाधन का उपयोग। देखो, जल संसाधन का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, यानी कि अगर हम बात कर ले आज़ादी के समय से, है ना, जल संसाधन के उपयोग में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर? क्या हम जल संसाधन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं? नहीं, जल संसाधन के उपयोग में हम ये देखने वाले हैं कि आज़ादी, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उस समय से लेकर अभी तक प्रति व्यक्ति कितना जल हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, उस समय क्या स्थिति थी, यानी कि आज़ादी के समय में लोगों को कितना जल मिल रहा था, और अभी जो हमारा वर्तमान में स्थिति है, अभी हम लोगों को कितना जल मिल रहा है। तो जल संसाधन का उपयोग में हमको इन बातों का अध्ययन करना है। देखिए, 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। अब 1951 में, यानी कि 1950 में देखेंगे ना, तो 1950 में बात करेंगे तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 5177 घन मीटर जल उपलब्ध था एक व्यक्ति के लिए। मतलब उस समय की बात करेंगे, उस समय बहुत ज़्यादा जल एक व्यक्ति पर था। लेकिन देखो, 2001 के आते आते 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गया। कितना हो गया? 1829 घन मीटर। यानी कि हम देखेंगे लगभग 3 गुना जल कमी हो रहा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर 3 गुना जल की कमी आ रहा है। अच्छा, वहाँ पर जनसंख्या को भी ध्यान में रखना होगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी भारत की। अभी वर्तमान में कितना है? लगभग 135 से 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो इस हिसाब से प्रति व्यक्ति जो जल है ना, वो तो कमना ही था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि भूमि बढ़ रहा है या अंदर में जल बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ेगा? भूमि बढ़ेगा तब ना जल बढ़ेगा। भूमि नहीं बढ़ रहा है तो जल भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रहा है, इसलिए प्रति व्यक्ति जल की जो है वो कमी होती जा रही है। तो इससे हमको ये भी समझ में आता है ना कि जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जो है ना, जनसंख्या भी बहुत कारगर होता है। यानी कि जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या जो है बहुत सारी समस्या लेकर भी आता है। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे जनसंख्या समस्याओं को सोल्व भी कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर तत्काल हम अपने टॉपिक पे लौट के वापस आते हैं। तो 1951 में हमारे पास जो है
एक व्यक्ति के लिए 5177 घन मीटर क्या था, पानी था। लेकिन 2001 में आएंगे तो एक व्यक्ति के लिए 1829 घन मीटर पानी पहुंच गया, सीधा 3 गुना पानी कम हो गया। ये बात यहाँ पर समझ लो। आगे देख लो, और भी बातें हैं, 3 गुना ही नहीं घटा है जी। 2025 के आते आते ऐसा अनुमान है कि 1342 घन मीटर ही मात्र एक व्यक्ति के लिए जल बचेगा, है ना। तो देखो 1951 में कितना था हमारे पास, 5177 घन मीटर एक व्यक्ति के लिए। 2000 यहाँ पर बात करेंगे 2001 में तो ये था हमारे पास 1829 घन मीटर एक व्यक्ति के लिए। लेकिन देखो 2025 के आते आते ना पानी बहुत कम जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1342 घन मीटर पानी ही बचेगा। देखो इस हिसाब से हम देख रहे हैं ना, तो पानी को हम लोग को सही तरीके से उपयोग करना है। आ जाओ जी आगे देख लें। अच्छा ये बात तो हम लोग को पता है, जीवों में 65% जल होता है, ठीक है, और पौधों में 65 से 99%। बहुत सारे ऐसे पौधा होते हैं जिसमें 90% जल होता है, जिसमें 99% जल पाया जाता है, ठीक है। और हमारे शरीर में तो 65 to 70% जल होता ही है। मानव के शरीर में बात करेंगे या अन्य जीवों के शरीर में 65 to 70% यानी 65 से 70% जल ही होता है। तो समझ लो इस बात से जल की अहमियत हमारे जीवन में क्या है। अच्छा जल का उपयोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस किस रूप में कर लेते हैं, कहाँ कहाँ जल हमारे लिए उपयोगी है। सबसे पहले तो घरों में जल को पीने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि हमने बात किया था, इससे पहले वाले क्लास में भी बात किया था कि जल हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली बात, जीने के लिए हमको 3 मौलिक चीज़ों की ज़रूरत होता है, पानी, हवा और भोजन। तो अगर इनमें से 3 में से किसी एक वस्तु को निकाल देंगे तो ज़िंदगी संभव नहीं है। तो उसमें एक पानी भी है। सबसे पहला प्रयोग जल को देखेंगे ना, वो है पीने के लिए। फिर है घरेलू कार्य के लिए। घरेलू कार्य में कौन कौन से कार्य आ जाते हैं, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घरों की साफ सफाई के लिए, मवेशियों को नहलाने के लिए। इन सब कार्यों के लिए हमारे पास जल का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में साफ सफाई के लिए या बड़े बड़े उद्योगों में शीतलन यानी कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। जन स्वास्थ्य के लिए, अब जन स्वास्थ्य मतलब वो आदमी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा जल यानी शुद्ध जल तो चाहिए होगा, ठीक है। स्वच्छता के लिए, स्वच्छता मतलब साफ सफाई संबंधी जितना भी काम है वो पानी पर ही तो डिपेंड है। विदाउट वाटर साफ सफाई संबंधी काम कैसे होगा। तो यहाँ भी साफ सफाई यानी स्वच्छता में भी जल का एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, ठीक है। मल मूत्र विसर्जन के लिए तो ये तो स्वच्छता में आ जाएगा, मल मूत्र विसर्जन के लिए। इसके बाद परमाणु संयंत्र चलाने के लिए और जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, बड़े बड़े जो परमाणु संयंत्र है वहां पर भी जल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पानी से बिजली बनाने में भी जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे किसानों के द्वारा सिंचाई के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, मछली पालने के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वानिकी यानी कि बागवानी करेंगे, बहुत सारे पेड़ पौधा लगाएंगे, उसके लिए भी हमारे पास जल का होना जरूरी है। और यातायात के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। इस हिसाब से देख रहे हैं जल का हमारे पास अलग अलग उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। चलो जी, अब हमको देख लेना है बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। सबसे पहले तो देख लेना है बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। अगर बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे ना, तो ऐसी परियोजना जिससे एक बार में बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो रही हो, उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना में मुख्य रूप से देखते हैं हम जो नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, वही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। जो बड़ा बड़ा बांध डैम बनाया जाता है वो बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा होता है। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या हम कर सकते हैं, तो देखो बहुउद्देशीय परियोजना से पहले बाढ़ रुक सकता है, नंबर 1 कहेंगे। पनबिजली बन सकता है यानी पानी से बिजली बन सकता है, नंबर 2 कहेंगे, ठीक है। जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। कुछ काम हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बोल सकते हैं। आगे देखो जी, अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध जो है ना आधुनिक भारत का मंदिर है। ये बात दर्शाता है कि बांध और जल का महत्व हमारे देश में कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जल के महत्व को भी ये दर्शाता है। हमने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात किया। ऐसी परियोजना जिसमें एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसको हम लोग बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बारे में बात कर ले। उद्देश्य मतलब हुआ एक साथ बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। बाढ़ रुक सकता है, दूसरे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी ले जा सकते हैं, पानी से बिजली बना सकते हैं, परिवहन हो सकता है हमारा, जब बांध बन जाएगा बांध से होकर भी परिवहन हो सकता है,
और नदी के द्वारा भी परिवहन हो सकता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से इन सारे कामों को हम कर सकते हैं। नदी पर जो बांध बनाए जाते हैं वही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है, क्योंकि बांध से जो है ना एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आगे देखो जी, अब यहां पर देखो हमने तो पहले ही बता दिया बहुउद्देशीय परियोजना के कार्य क्या क्या था, यहां दिया हुआ है। बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है, मतलब किसी खास क्षेत्र में अगर बाढ़ आ रहा है ना तो उस बाढ़ पर हम रोक लगा सकते हैं। साथ ही साथ मृदा अपरदन पर भी रोक लग सकता है। बहुउद्देशीय मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का ऊपरी परत जब बह करके हवा के द्वारा या बाढ़ के द्वारा जब चला जाता है और फिर उसमें खेती जब करेंगे तो खेती अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो इसको हम लोग मृदा अपरदन बोलते हैं। तो मृदा अपरदन पर रोक लगा सकते हैं। पेयजल की पूर्ति कर सकते हैं। उपयोग के लिए जल की आपूर्ति हो सकता है, मतलब उपयोग के लिए किस काम के लिए, बहुत सारे काम होते हैं हमारे जिंदगी में जल का, जैसे कि साफ सफाई के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, तो इससे भी क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं बांधों को बना करके। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए, परिवहन के लिए और वन्य जीव का भी संरक्षण हो सकता है। ठीक है, मत्स्य पालन और कृषि, इन सारे में जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का योगदान है। तो मुख्य रूप से क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना में किन किन कामों को कर सकते हैं, यानी एक बांध बना दिए तो एक बांध बनाने से क्या क्या काम हो सकता है। पहला बात तो पानी से बिजली बना सकते हैं, दूसरा बात बाढ़ को रोक सकते हैं, तीसरा बात ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वैसे क्षेत्रों में नहर बना करके पानी पहुंचा सकते हैं, चौथा बात उद्योगों के लिए जल की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या ऐसे शहरों में जहां पानी की कमी है वहां पर पानी पहुंचाया जा सकता है और जो आम जरूरत है या उद्योगों के लिए है पानी की पूर्ति की जा सकती है। परिवहन किया जा सकता है, यानी पानी के द्वारा तो परिवहन होगा ही, साथ ही साथ जो बांध बन रहा है ना उस पर भी क्या हो सकता है, परिवहन हो सकता है। उसके बाद जलीय जीवों का संरक्षण हो जाता है, जलीय जीव बच जाते हैं। साथ ही साथ मछली पालन और कृषि में भी उस जल का उपयोग किया जा सकता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में इतने सारे हम जल का उपयोग कर लेते हैं, जो बांध बनाकर इतने सारे कामों को कर लेते हैं। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, और ये कोई गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल जायज़ है। चलो जी आगे देखेंगे। भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके बारे में आगे के चैप्टर में हमको पढ़ने, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में बहुत कम दिया हुआ है तो इस चैप्टर में हमको नहीं पढ़ना है। भारत में कुछ नदी घाटी परियोजना है, भाखर नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा, सान, ये सोन परियोजना, ये सब भारत के कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिसको आगे चलकर हमको एक एक करके पढ़ना है। अच्छा, नदियों में बांध बनाएंगे ना तो हमने गिनाया कि क्या क्या सुविधा हो जाता है हमको, लेकिन ऐसा नहीं है ना नदियों में बांध बना दिए सुविधा ही होगा। अब सपोज अगर हम यहाँ पर बांध बना रहे हैं बुआ, देखो यहाँ से यहाँ पर बांध बना दिए और इस और पानी पहले जाता था, ठीक है, तो बांध बनाने से होगा क्या, अब बांध बनाने से पहले तो इतना दूर पानी रहता था ना, बांध नहीं था तो इतना दूर पानी था। अगर बांध बना देंगे तो मतलब पूरा बांध रहे हैं तो पानी तो जो बढ़ेगा पानी वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा ना, पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा। तो बांध बनाने से होता क्या है कि एक तरफ का बाढ़ तो रुक जाता है, दूसरे तरफ जो पानी जाता है तो वो तो रुक जाता है, लेकिन बांध के जिस ओर बांध बनाया गया है, पानी को घेरा गया है, वहां तो पानी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, पानी का लेवल जब वहां बढ़ेगा तो समस्याएं उत्पन्न होगी, वहां का जितना भी जंगल है वो नष्ट हो जाएंगे। आसपास में जितनी गांव में रहने वाले लोग हैं, बांध बनाने से उन लोगों को हटा करके दूसरे जगह पर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, दूसरे जगह पर जगह देना पड़ेगा। जो व्यक्ति रहते थे वो तरह तरह की समस्याएं आएगी उनके साथ। साथ ही साथ होता क्या है, कई बार जो होता है ना, जब बांध बना दिया जाता है ना तो कचरा, नदी का जो कचरा है ना वो बह नहीं पाता है, वो जमा होते चला जाता है, वो नदी में ही जमा होते चला जाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे कचरा होते हैं, और इससे होता ये है कि नदी भर जाता है, और भरने के बाद जिस काम को हम रोकने के लिए, चूंकि बांध बनाए थे बाढ़ को रोकने के लिए, उससे क्या होगा कि बाढ़ और ज्यादा क्या बोलते हैं, जंजर रूप में आएगा। ठीक है, और भी बातें हैं, ठीक है, जिसको हम तलछट भी बोलते हैं। यहाँ देखो, नदी के तल में जो कचरा जमा होता है जिसके कारण क्या होता है, जलीय जीवों का जीवन बहुत प्रभावित होता है, साथ ही साथ जलीय जीवों का जीवन भी प्रभावित होता है। तो बांध बनाने से सुविधा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुविधा ही नजर आएगा, बांध बनाने से नुकसान भी होता है। अच्छा समझ लो, बांध बना दिए और हो सकता है कि इतना ज़्यादा पानी हो गया कि बांध उसको नहीं संभाल सके। अब जब वो बांध टूटेगा ना तो फिर जो समस्या उत्पन्न होगी ना, उस समस्या को
मतलब सोचना भी समझ से परे है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कई बार ऐसा हुआ भी है, बिहार में कई बार ऐसे बाढ़ आए बांधों के टूटने से, या फिर बांध जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी छोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, तबाही और बहुत ज़्यादा होता है। तो नदी घाटी परियोजना का लाभ तो है ही, लेकिन यहाँ पर हानि भी है। ठीक है, आगे देख लेंगे। यहीं पर देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात की नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में, अब यहाँ पे देखो नर्मदा नदी पर जो है ना गुजरात में एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। सरदार, ये देखो सरदार सरोवर बांध, ये बांध बनाया गया। अब इस बांध से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ना, क्योंकि हम बता दिए हैं कि बांध बनाने से तो फायदा तो होता ही है, लेकिन समस्या भी वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा होगा, समस्या भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो वहां से आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ असुविधा हुआ। अब इस असुविधा को दूर करने के लिए वहां पर गैर सरकारी संगठन, मतलब ऐसे संगठन जो सरकारी नहीं है, स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरणविद यानी जो पर्यावरण के बारे में सोचता है, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करता है, वैसे लोग, मानव अधिकार कार्यकर्ता जो मानव के अधिकार के बारे में बात करता है, ये सब जो है ना इकट्ठे होकर के नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर जो बांध है उसके विरोध में खड़ा होकर के आंदोलन करने लगे या आवाज उठाने लगे, जिसको नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था, स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरणविद, उसके बाद मानव अधिकार कार्यकर्ता, ये सब मिलके गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध पर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर क्या बोल रहे, आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई बांध नहीं बनना चाहिए या इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ठीक है, जिससे कि सभी लोगों की जो समस्या है ना, बांध बनने के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई है, ठीक है, बांध बनने के बाद क्या समस्या उत्पन्न हुई होगी, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित करना होगा, कुछ लोगों को जमीन मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा, तरह तरह की समस्याएं होती होगी। तो इन सारी समस्याओं को जो है ना सॉल्व किया जाए, इन सारे लोगों का मांग है। किन किन लोगों का मांग है, गैर सरकारी संगठन है, जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान है, जो पर्यावरणविद है, ये सारे लोग मिलकर के चाहते हैं जिन लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है या जो जंगल प्रभावित हुआ है नर्मदा नदी पर बांध बनाने से, उस सब को भी ध्यान में रखा जाए और उसके सॉल्यूशन के लिए भी, उसके समाधान के लिए भी कुछ किया जाए। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसके बारे में हमने पढ़ा। चलो जी, तो इस वीडियो में इतना ही।